सबसे कम गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। जो हाउस होल्ड्स हैं या घरेलू सार्फिन हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप सुन रहे थे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू। आज तवानाई में इस्लाहात के हवाले से खिताब करते हुए तकरीब में उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा आप लोगों ने सुना कि 200 यूनिट तक जो घरेलू बिजली के सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, इन्हें 3 माह के लिए हुकूमत पाकिस्तान रियायत देने जा रही है और 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है जुलाई, अगस्त और सितंबर। इससे जो 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ जो लोग हैं, सार्फिन हैं घरेलू बिजली के, वो मुस्तफ़ीद होंगे। 94% जो है उसका हिस्सा बनता है। बड़ी रियायत है। कल हमने इस पे शो भी किया। बिलिंग का मामला आया था, ओवर बिलिंग हुई थी जब रीडिंग हुई थी, और उसमें 10 जिसको उसके बारे में बताया जाता है कि जो सबसे प्रोटेक्टेड सार्फिन है 200 यूनिट तक, उनके बिल ज़्यादा आए थे। इस पे कल वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अली परवेज़ मलिक साहब हमारे शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उसकी इंक्वायरी भी हो रही है कि जिन्होंने ओवर बिलिंग की FIA उसकी इंक्वायरी करी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि उन सार्फिन को ये इन 3 माह में जो गर्मी के माह ज़्यादा होते हैं और उस पर ज़्यादा बिल भी आ सकता है, ये रियायत दी जाएगी। साथ में उनका ये भी कहना था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने जब साबका हुकूमत भी PDM की हुकूमत में सियासत रियासत के नाम पर कुर्बान की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, क्योंकि अगर पाकिस्तान होगा तो सियासत भी होगी और बजट भी होगा। बजट के हवाले से उनका ये कहना था कि इस दफ़ा के बजट के बारे में ये तनकीद होती है कि ये IMF की डिक्टेशन या उनके कहने पर जो है टैक्सेस लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सेस ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बोझ अशराफिया पे डाला है। रियल स्टेट पे टैक्स जो लगा है उससे इस साल 100 अरब रुपए की आमदन मुतवक्की है, और अगले साल ज़्यादा तैयारी के साथ लगाएंगे। तनख्वाहदार तबके के हवाले से उन्होंने कहा कि उन पर जो टैक्स लगाया है इस पर वो एहतजाज कर रहे हैं, जो कि जायज़ है। साथ में उन्होंने कहा कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और सिर्फ कराची पोर्ट पर जो इम्पोर्ट्स में चोरी होती है वो 1200 अरब रुपए सालाना है। इस करप्शन को रोकना होगा। मेहमानों पे जाने से कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट के हवाले से क्या कहा, उनकी गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा वो भी आपके सामने रखते हैं। माजी की तरह वादा करके किसी को धोखा नहीं दिया, अवाम का भी ख्याल रखा, गरीब अवाम का, आम आदमी का, और जिनके साथ हमने ये मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा। उनके साथ कोई वादा खिलाफी नहीं कही, उनको बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, और फंड्स का भी बजट से निकाल के उसका इंतज़ाम किया है। ये नहीं कि सियासत चमकाने के लिए रियासत को बर्बाद करने का जो वो नुस्खा था 2021 और 22 का, कि जनाब तेल दुनिया में आसमान से बातें कर रहा है और कीमतें कम कर दी, और ख़जाने में उसका ना कोई बजट ना कोई धेला रखा गया, और इस तरह रियासत को तबाह किया गया। और अल्लाह के फजल से आके हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि रियासत को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। जी, उन्होंने कहा बचाया। दूसरी जानिब लाहौर में वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। वारिस मीर आपको इल्म है कि पिलर ऑफ फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म माने जाते हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा दुनिया के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो इसमें ग्रुपिंग के ख़िलाफ़ हैं कि एक ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए सहाफ़त की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ हैं, आज़ादी सहाफ़त को मानते हैं लेकिन खुद साख्ता आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। एग्रो फार्मिंग के हवाले से प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का कहना था ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन कुछ नादान दोस्त इस पर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और इब्तिदाइये के एंड में वेरी अनफॉर्चुनेट शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद
شہید ہو گئے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی جو فیملی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اظہار تعزیت. کتنے خوبصورت جوان ہیں, آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. کیپٹن اسامہ بن ارشد وہ شہید ہو چکے ہیں, اور آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, جس میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو اسی سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کریں گے. وی ہیو اے ویری پرٹیننٹ اینڈ اے پرومیننٹ پینل ود اس. ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب نے, سابق وفاقی وزیر برائے پاور, انرجی اور کامرس. آپ کا بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ہمیں جوائن کیا جناب قادر خان مندوخیل صاحب نے, سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے. بہت نوازش, شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب. اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا کرن ناز صاحبہ نے, ایس اینکر ہیں, سماج ٹیلی ویژن پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتی ہیں دو ٹوک. تو دو ٹوک گفتگو کا ہمیشہ کرتی ہیں. آپ کی بہت شکریہ. تینوں موضوعان کو فارم ویلکم. خرم دستگیر صاحب, سر آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے, آپ اس کے وزیر بھی رہ چکے ہیں. کل بھی علی پرویز ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی, 200 یونٹ والے جو ہیں ان کے لیے 50 ارب روپے کی سبسڈی دینے جا رہی ہے گورنمنٹ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے انہوں نے کل بلوچستان میں بھی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اور سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو وہاں پر ٹیوب ویلز چلتے ہیں, اس سے بھی جو سالانہ 500 ارب روپے کا خسارہ تھا وہ کم ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ خرم دستگیر خان صاحب؟ جی, بڑے خوش آئند قدم ہیں جو وزیر اعظم نے اٹھائے ہیں, لیکن ان کی جو ٹیم ہے اس کو بہتر ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بات سمجھانی ابھی بھی ہے ہم نے صارفین کو کہ وہ لوگ جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں اوسطاً, ان کے لیے نارمل جو ریٹس ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے. ان کو بہت میسو سبسڈی جی باقی کنزیومر جو ہیں وہ دیتے ہیں. ہر سال جو ہے اس کی بہت بڑی خطیر رقم اس پر خرچ ہوتی ہے. اور یہ جو ایشو اٹھا ہے, یہ ایشو اس پہ اٹھا کہ اگر جو انسٹنسز آئے سامنے کی, جو اوور بلنگ کے ذریعے کسی کا بل جو ہے وہ جب 200 سے اوپر کر دیا گیا اور وہ اس محفوظ کیٹیگری میں سے باہر آ گئے, تو پھر ان کے اوپر دوسرے نارمل ٹیرف کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا, جس پہ لوگوں نے بڑا کمپلین کیا کہ یہ دیکھیں جی اچانک ہمارا بل جو ہے وہ 4 گنا ہو گیا. اصل ایشو یہی ہے کہ حکومت نے اس دفعہ بھی اور پہلے بھی جو 200 تک کے جو روٹین میں لوگ کم خرچ کرتے ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً کوئی 45 سے 50% تک جو صارفین ہیں وہ 200 یونٹس یا اس سے کم پہ ہیں, تو ان کے لیے آلریڈی بہت بڑی سبسڈی دی جاتی ہے. اور ان کے لیے جو نئی قیمتیں بڑھی تھی اس کا اطلاق نہیں ہوا تھا, لیکن یہ جو ایشو بنا کہ غالباً زبردستی یونٹ ڈال کر ان کو ہائر ٹیرف میں لے لیا گیا, اس پہ وزیر اعظم نے سبسڈی دی ہے. اور اسی طرح 2 سال پہلے بھی جب بہت بڑا ملک میں سیلاب آیا تھا, خاص طور پہ سندھ میں, تب بھی سبسڈی دی گئی تھی. اس کو مؤخر کیا گیا تھا بلوں کو, تاکہ جو لوگ زیادہ متاثر ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکے. تو وزیر اعظم نے بڑا ویلکم ایک سٹیپ اٹھایا ہے. اسی طرح جو آپ نے ٹیوب ویلوں کا ذکر کیا, جو بات آپ نے ذکر نہیں کی وہ کرنا ضروری ہے کہ بلوچستان کے ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں جو ٹیوب ویل چلاتے ہیں, ان کے ذمے 500 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں اچھا جو پے نہیں ہوئے ہیں, اور وہ جو کہ اب سرکولر ڈیٹ کا مستقل حصہ بنے ہوئے ہیں. تو لہذا وزیر اعظم نے یہ اس کے لیے ایک علیحدہ مذاکرات درکار تھے کہ کیا وہ ریکور کیا جا سکتا ہے یا بلوچستان کے حصے سے ریکور کیا جاتا ہے. وزیر اعظم نے, مجھے خوشی ہے کہ ایک پرو ایکٹیو سٹیپ اٹھایا ہے کہ جی ہم جو ہیں ان کو کم از کم جو نقصان ہو گیا ہے اس کو مزید بڑھنے سے روکیں, اور سولر آفر کر کے ان کو جو ہے وہ شمسی توانائی پر شفٹ کر کے کم از کم بجلی کا نقصان جو ہو رہا ہے جو کہ بہت بڑا ہے ہر سال پشاور میں اور کوئٹہ میں اور سندھ کے علاقوں میں بھی, پنجاب میں بھی ہے, لیکن پنجاب میں زیادہ اوور بلنگ کا ایشو ہے. وہاں یہ ایشو نہیں ہے کہ لوگ بل نہیں دے رہے یا وہاں چوری زیادہ ہے, لیکن یہ باقی علاقوں میں ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور یہ جو ریلیف ہے, میری یہ بھی توقع ہوگی وزیر اعظم سے اور ان کے جو وزراء ہیں کہ وہ یہ بھی آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں بتائیں گے کہ اگلے جو 2, 3, 4 سال میں بجلی کی قیمت کم کرنے کا کیا پروگرام ہے, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ویری امپورٹنٹ. خرم صاحب اس پہ آپ کی میں آپ کی تجاویز, جی آپ کی میں تجاویز بھی لوں گا اس پہ, یہ اہم نکتہ ہے, لیکن میں چاہوں گا ذرا میں قادر مندوخیل صاحب سے بھی رائے لے لوں. قادر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
कादिर साहब बहुत शुक्रिया, खुरम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिंध हुकूमत ने भी कहा था, पीपल्स पार्टी ने, कि इक़्तिदार में आके जो 200 या 300 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको सोलराइजेशन या मुफ्त बिजली की बात की गई थी। शमसी तवानाई मुतबादिल है। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो 50 से 500 यूनिट तक जो सार्फिन हैं उनके लिए सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाएंगे और उसमें 90% जो पेमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी। आप समझते हैं कि एक अगर अच्छा काम है और बलूचिस्तान में जैसे इनिशिएटिव लिया गया, सिंध में भी लिया जाए, केपी में भी लिया जाए, बलूचिस्तान में तो लिया गया है, वहाँ पर सरफराज बुकटी साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, कोलिशन गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे बिजली के शोबे के हवाले से? आप भी बड़ी तवाना आवाज़ उठाते रहे लेकिन वो ज़्यादातर लोड शेडिंग के हवाले से थी। क्या इस्लाहात होनी चाहिए कादिर मंदुखेल साहब इस शोबे में? बहुत शुक्रिया कि पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की है, गो कि वफाकी हुकूमत हमारे पास नहीं है, मगर सिंध ने लाख घरानों को 25 लाख से सोलर सिस्टम का जो ना ऐलान किए हैं। अच्छा। और जो 300 यूनिट जिनके है वो है उनको ये सोलर फ्री में दिया जाएगा। 25 अरब रुपए इसी बजट में रखे गए। 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, आप ये कह रहे हैं सर? जी जी जी, मतलब सोलर दिया जाएगा तो फ्री हो गए ना उसमें। ओके। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को सोलर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप उसके में समझ लें। ठीक है। दूसरी बात ये कि आज भी दिन में सुन रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है और 200 यूनिट तक बिजली फ्री होने का या यूनिट कम करने का पैसे का, और ये भी कहा गया कि मुल्क के 94% लोगों को फायदा होगा। और अभी खुरम सगीर साहब बता रहे कि 45 से 50%, न तो 45 से 50% लोगों को फायदा होगा, न तो 94% लोगों को फायदा होगा। 5% का तो है। आप भी इसी में रहते हो, मैं भी इसी में रहता हूँ। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल वाले है कौन सी कैटेगरी? जो एक कमरे में रहता हो, एक बल्ब एक पंखा होगा। अगर 2 मियाँ बीवी है और 2 कमरे भी हो ना तो 200 यूनिट नहीं आता है। नंबर बात। दूसरी बात ये कि यहाँ जो हजाब है कराची यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में खास तौर का, जहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी हल्का है NA 242 बल्दिया टाउन, वहाँ 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग की टाइमिंग भी आप देख ले, दिन में तो हो रही है, रात 2 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे। अब आप मुझे बताओ, मजदूर तबका रोग है, और जब ये रात में ये लोड शेडिंग का टाइम होगा 9 बजे 10 बजे अलग, 2 बजे का आखिरी आपको बता रहा हूँ। अब वो उसके हवाले के इलेक्ट्रिक को उन्होंने इस बजट में 174 रुपए रखे। तो मेरे ये कहना है कि ऐसे अदारा जो कराची के घर घर से उनके लिए गालियां और बदुआ निकल रही है, 174 अरब रुपए सब्सिडी देने के बजाय आप अगर इसी को सोलर पे खर्च करते तो वो ज्यादा बेहतर था। ये दूसरी सूरत हाल। तीसरा ये कि बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा शायद वो है 70% वफाकी हुकूमत दे, 20% सूबी हुकूमत देंगे, और 28,000 जो फिगर बता रहे 27-28,000 सोलर। वहाँ पे ये मसला है। और एक जमाने से, क्योंकि मेरा आबाई इलाका जो बलूचिस्तान है उसी ट्राइबल एरिया से मेरा ताल्लुक है, वहाँ तो बिजली दिनों में नहीं होती है, मतलब घंटों के हिसाब नहीं है, वहाँ तो दिनों के हिसाब से बिजली नहीं होती है। तो ट्यूबवेल जो है ना वो ज्यादातर लोगों ने जो है ना वो सोलर पे पहले से लगाना शुरू कर दिए। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए, एक खुशाइन उस हवाले से। तो दूसरी बात ये कि जो मुल्क में ये सूरत हाल है और बिजली की खपत, क्योंकि आप अंदाजा लगा लें, मैं अपने घर का बताऊं, मेरे इस महीने का 82 है, यही मेरा घर के जो इंस्ट्रूमेंट या जो इस्तेमाल होते थे, ये 20 से 25 हजार से ज्यादा मेरी 20 से 25 से 82 हजार पड़ गए। और उसी तरह लाख रुपए से ज्यादा मेरा दफ्तर का, 2 कमरों का दफ्तर है उस लेवल से। और टाइमिंग भी हमारी बड़ी मखसूस है, 4-5 घंटे से ज्यादा, क्योंकि मैं वकील हूँ, वकालत का हमारा दोपहर के बाद होता है और दोपहर से लेके मगरिब तक हमारा टाइम होता है। अब आप मुझे बताओ, एक आपको के महीने का ये सूरत बता रहे, कल मेरा साथ PTI का एक साबिक महीने बैठा हुआ था, वो तो कह रहे थे कि मेरे घर का 1,20,000 आएगी, मेरी बुजुर्ग माँ है जो इसी उसके लिए डॉक्टर ने मुख्तसर में 1,20,000 कहाँ से आओगे और अगले में क्या करूंगा। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया कादिर साहब, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। यही खुरम साहब कह रहे थे कि अब ये भी बताना चाहिए कि कैसे सस्ता किया जाएगा बिजली को
ताकि जो लोगों के बिल देने की जो सकत है उसके दायरा कार में ही रहे। दोबारा मैं आपके लौट के आता हूँ। किरण नाज साहब क्या कहेंगी? कादिर मंदुखेल साहब ने बड़ा अहम नुकात उठाए हैं। कादिर मंदुखेल साहब ने भी इंपॉर्टेंट बात की और साथ साथ खुरम साहब भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी कि ये जो 200 यूनिट तक सब्सिडी या रिलीफ देने की बात प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई है फॉर 3 मंथ्स, तो आपकी बात के आगाज़ में ही इस बात का बेसिकली जवाब था कि जब गर्मियाँ हैं और गर्मी में बिजली की कंजम्पशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, गो के लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक प्रैक्टिकली अगर आप देखें, अगर एक कमरे में कोई एक पंखा लगाकर भी बैठा हुआ है तो क्या आप काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 200 यूनिट तक मामला जा सकता है। ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में रखी थी कि हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे उसके बाद आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो कम से कम वज़ीर आज़म साहब वहाँ तक अपना वादा पूरा कर लेते। लोग किसी ना किसी तरीके से खेश तान के 300 यूनिट करते और उनको वो सब्सिडी मिल जाती। ये 3 महीने जिसमें ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होनी है उसमें 200 यूनिट वालों को उन्होंने रिलीफ दे दिया है, लेकिन ये गालिबन 10% तक लोग इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। इससे ज़्यादा ऊपर नंबर चला जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नंबर चले जाए। उसके बाद 3 महीने के बाद 7 रुपये फी यूनिट का इजाफा हो जाएगा और उसी तरह से फिर यही वाले मामलात आएंगे। जो खुरम साहब ने भी बात की कि ये सब जानते हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इससे पहले भी जब सब्सिडीज़ दी जाती रही हैं तो कितना ज़्यादा मैसिव तरीके से किस को और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर लोड डाल के किस तरह से उसको पूरा किया जाता है। तो अगर ये मालूम था और खुरम दस्तगीर साहब जैसे सीनियर लोग जिनकी इतनी ग्रिप है इन चीज़ों के ऊपर, तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं बताया था कि जो आप मंशूर में बात कर रहे हैं 300 यूनिट तक करने की बात कर रहे हैं तो वो देंगे कैसे? अगर आज आप 300 यूनिट तक के लोगों को रिलीव नहीं दे पा रहे हैं तो वो फ्री के देते कैसे? सेकेंडली ये कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, वज़ीर आज़म साहब आज ही बात करते हुए सैलरी क्लास के हवाले से भी बात कर रहे थे। तो सर अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोलियम वालों ने एहतजाज शुरू किया, वो टैक्स था वापस हो गया। उसके बाद ये फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों ने एहतजाज शुरू किया, ये भी समहाउ किसी तरह से उसका भी वापस हो ही जाएगा। तो सैलरी क्लास बेचारे क्या करें, वो तो खुद किसी के रहमो करम पे होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि उनको वहाँ से पैसे मिलें। तो वज़ीर आज़म साहब अगर इस चीज़ का खुद मान रहे हैं इस बात को कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, तो फिर उनको कहीं ना कहीं रिलीफ दे देना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो रिलीफ सैलरी क्लास के लिए होता। अच्छा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अली परवेज मलिक साहब से, ये सवाल मैंने यही किया था जो आपने किया। उन्होंने कहा कि जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही IMF प्रोग्राम के बाद गुंजाइश निकली सबसे पहला रिलीफ तनख्वाहदार तबके को मिलेगा। सर फिर प्रॉब्लम ये ना, वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर टैक्सेस हमने उठा लिए, अगर अपलिफ्ट कर दिए, अगर ये नहीं लगाए तो फिर हम IMF के प्रोग्राम से नहीं निकल सकते। जहाँ तक मंदुखेल साहब बिलावल साहब की बात कर रहे थे, आपने भी उनसे सवाल किया था क्योंकि बिलावल साहब ने भी ये बात कही थी कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे। कल ही का एक स्टेटमेंट है कि इस तरह के जो बयान दिए थे वो वजीर आजम बनने के लिए दिए थे। अगर वजीर आजम बन जाते तो फिर उसके बाद वो मुल्क में ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन अब ये सारा का सारा बार PMLN पे है क्योंकि उन्होंने अपने मंशूर में ये वादा किया था। और फिर अगेन यही होगा कि आज हम बैठकर PTI के लिए कह रहे होते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज की बात की थी, उन्होंने लाइब्रेरीज की बात की थी, उन्होंने इतने सारे वादे किए थे, कुछ भी पूरे नहीं किए। तो फिर ये भी अपनी एक लाइब्रेरी में या अपने बैंक में ना ये सारी बातें जमा कर रहे हैं जो आगे जाकर अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है और अगर इसी तरह से आगे मामलात बढ़ते हैं तो फिर इलेक्शन में इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुरम दस्तगीर साहब, 300 यूनिट फ्री देने का जो किरण नाज साहिबा ने कहा आपने मंशूर में वादा किया था, तो आप साथ में एफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी जो कादिर मंदुखेल साहब का बड़ा अहम नुकता, और आपने भी कहा था कि अब इस चीज़ का भी प्लान देना चाहिए कि कैसे बिजली को एफोर्डेबल बनाया जाएगा। तो सर वो जो इंतखाबी मंशूर के वादे होते हैं वो ज़ाहिर बात है, आप वफाकी हुकूमत आपके पास है, ड्राइविंग सीट पे आप है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन मंदुखेल साहब कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने 300 यूनिट तक लोगों को सोलर पैनल्स देने की बात की है। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी आज अज़मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये फैसला किया है, उसकी डिटेल सामने आएंगी। बताइएगा क्या रोड मैप है और 300 यूनिट फ्री बिजली की जो बात थी वो वॉक द टॉक हो सकेगी? जी, पंजाब हुकूमत ने आज बड़ा मुस्तहसन कदम उठाया है जो कि सही तरीका है। देखिए, मैं बड़ी बात तो मुश्किल है लेकिन ये करनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त 300 यूनिट मुफ्त देना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतने वसाइल नहीं है। अच्छा। और अगर से कम लोगों को इस बात पर यकीन आता है, पर नंबर बड़े वाजे हैं कि 300 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करने वाले 76% सार्फिन है। 76%? 76? घरेलू सार्फिन है। उसमें जो
0 سے لے کر 300 استعمال، جن میں 200 والے بھی ہیں، اس میں کچھ 100 والے بھی ہیں، اس میں 250 والے بھی ہیں، لیکن 300 تک استعمال کرنے والے 76% جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں وہ ہیں. ان کا بہت بڑا نمبر ہے ان ٹرمز آف پیسہ جو پھر واقعی حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اسی لیے صوبوں کے پاس ریسورسز ہیں، اور اس لیے پنجاب حکومت نے بڑا اچھا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گریجویٹڈ بیسس پہ 500 یونٹ والا جو استعمال کرنے والا ہے اس کو ہم سبسیڈائز کر کے تو جو کاسٹ ہے وہ سولر پینلز دیں گے. اب سولر پینلز کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ اگر یہ اسکیم چلتی ہے کہ دن کے وقت تو پھر بجلی کا بل نہیں آئے گا نا جی. تو ایک تو یہ کہ وہ بہت بڑا جو ایشو تھا کہ جب زیادہ گرمی ہے تو آپ کو بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس وقت اگر سولر کک ان ہو جاتا ہے تو لوگوں کا بل ڈیفینیٹلی اس میں کمی آئے گی اور وہ زیادہ افورڈیبل ہو جائے گا. جو اگر آج اس کا 200 یونٹ کا بل ہے وہ پھر 100-125 رہ جائے گا، تو وہ اور بہتر کیٹیگری میں آ جائیں گے. اس طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن جو ایشو چیلنج ہے وفاق کے سامنے وہ 2-3 ہیں. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ جو پوری پلاننگ وہاں موجود ہے اس وقت وزارت توانائی میں کہ فوری طور پر جو لارج سکیل سولر، اسے مراد ہے کہ 600 میگا واٹ کا ایک جو یونٹس ہیں وہ 10 لگنے ہیں پاکستان میں، اس کی 3 کی تو بالکل زمین بھی موجود ہے اور سب کچھ تیاری ہے. تو فوری طور پر، اور وہ اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی اویلیبل ہے جو ہمارے عرب ممالک کے دوست ہیں انہوں نے جو آفر کی ہے. ایک تو اس کا ہمیں ابھی تک کوئی ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کا اعلان ہو. دوسرا ایشو ہے کہ یہ بڑا واضح اب آنا چاہیے کہ کوئی بھی جو آئی پی پیز ہیں جن کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس وقت ہمارے بلوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کا کوئی کانٹریکٹ اب رینیو نہیں ہوگا، تاکہ سب کو یہ معلوم ہو کہ کیپیسٹی چارجز کی آج تکلیف ہے. اگلے 2 سے 3 سال میں بہت ساروں کے کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں، پھر جو ہے وہ ہمارے اوپر سے وہ بوجھ ہٹ جائے گا. اور تیسرا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی وزیر اعظم کو اور ان کی ٹیم کو آ کے اعلان کرنا چاہیے کہ 2 بڑے ڈیم اس وقت پاکستان کے شمال میں بن رہے ہیں، وہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان کو چالو کیا جائے. 2027 میں ان کی ڈیٹ ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے. تو وہ 9000 میگا واٹ پاکستان کی پن بجلی کے جب یونٹس آنا شروع ہوں گے اس سے کمی ہوگی. ایک کامیابی ابھی اس مہینے ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ سی پے کا پروجیکٹ 2017 میں شروع ہوا تھا سکھی کناری کے نام سے 882 میگا واٹ، الحمدللہ وہ مکمل ہے. اس کی ٹیسٹنگ بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے ہو رہی ہے. تو بہت جلد وہ تقریباً کوئی 900 میگا واٹ جو ہے وہ سستے پاکستان کی پانی کی بنی ہوئی بجلی جو ہے وہ سسٹم میں آئیں گے. اس کے لیے ٹرانسمیشن بھی پچھلے سال ہی اس کا آغاز کر دیا تھا، وہ بھی مکمل ہے. تو یہ جو ساری باتیں، مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہاں آج حکومت عوام سے قربانی مانگ رہی ہے، لیکن حکومت نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ عوام کو یہ بتائیں کہ آج قربانی ہے لیکن 2 یا 3 سال کے بعد آسانی بھی ہے. اہم نکتہ اٹھایا. میں کرن یہ آپ چونکہ بیفور آئی گو ٹو شہباز رانا صاحب اور قادر مندوخیل صاحب، آپ نے کہا تھا 10%، خرم صاحب کہہ رہے ہیں 76% صارفین ہیں. سر میرے تو آس پاس صرف شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کی نماز جنازہ چکلالہ کے ریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور شہید کے لواحقین نے نماز جنازہ میں شرکت کی. شہداء کی قربانیاں پر امن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہمارے عزم کی تصدیق کرتی ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قوم دہشت گردوں اور ان کے ثورتکاروں کے خلاف پر عزم ہے. شہید کیپٹن محمد اسامہ کی فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں تدفین کی جائے گی. مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر بتائیے گا تفصیلات. جی، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہادت پانے والے جو شہید کیپٹن جو ہے اسامہ بن ارشد، ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات اللہ تارڑ سمیت چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے سید عاصم منیر، انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف نے خود جو ہے وہ جست خاکی کو جو ہے وہ کندھا دے کے جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، اور وزیر اعظم نے اس موقع پر جو ہے
वो कहा कि वतन अजीज़ के लिए जो है वो पाकिस्तान अफवाज के जो नौजवान हैं उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हम दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे और हर सूरत में जो है वो दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो आला फौजी और सिविल हुकाम हैं उन्होंने नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत की है और शहीद को जो है उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी शाह मजहर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए थे। फायरिंग के तबादले में 24 साल के कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और शहीद के लवाहिकीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ये थी PTV ताज़ा तरीन। चला क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू सर्कुलेशन ही उस कैबिनेट की समरी की मंजूरी दी थी, जिसमें 14% से लेके 51% तक कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई थी। और जब इस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म आया, पब्लिक रिएक्शन आया और मीडिया में खबरें आई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने आज अपना वो फैसला पार्टली रिवर्स किया, पूरी तरीके से डेफर किया। इन अदर वे तो यही जो आपके रेट्स वो एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई कंक्लूड दिस इशू ऑन पावर बाय सेइंग कि हुकूमत कुछ भी कर, कितने भी प्राइस में इंक्रीज करना पड़े, कितना भी टैक्सेस में इंक्रीज करना पड़े, कम अज कम सच जरूर बोले आवाम के साथ। आप ये बताएं कि हमने आपके साथ प्राइस में इंक्रीज किया है, ये हमारी मजबूरी है, ये फैक्टर्स है। आप जब ज्यादा इंक्रीज करके उसके हवाले से आप ये कमेंट करेंगे कि नहीं हमने कम इंक्रीज किया, 2 पैसे किया है, तो मेरा ख्याल है फिर इसके ऊपर एक तो अकाउंटेबिलिटी बनती है उन लोगों की जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे थे और हम कुछ और पॉइंट ऑन द बजट। इसका मैं चर्चा खुर्रम साहब के साथ ये नुकता जो आपने उठाई बड़ा अहम है, चूँकि वो एनर्जी के मिनिस्टर रहे हैं। कादिर साहब माजरत आपके साथ मैं दोबारा लौट के आपको बताऊँगा। मैं चाहूँगा शहबाज इसका अगर उनसे मैं मौक़िफ़ ले लूँ फिर आप बजट पे भी कमेंट कीजिएगा। जी खुर्रम साहब सर इस हवाले से क्या कहेंगे जो शहबाज राना साहब ने बात की है? जी मैं तो अपने भाई से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें देखिए जो बिजली का बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान की गुड और बैड गवर्नेंस की रोजाने हर महीने पर्चा बिजली के सार्फिन के सामने आ जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि उसकी जितनी भी पेचीदगियां हैं, इश्यूज हैं, वो सब के सब जो है वो बिजली की कॉस्ट बन के सार्फिन के बिलों में सामने आ जाते हैं। तो लिहाजा एक तो जो चैलेंज है PDM की गवर्नमेंट में तो क्राइसिस ये था कि क्योंकि हमें सामने इंतखाबात नजर आ रहे थे तो कोई मेजर रिफॉर्म उस वक्त जो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब जबकि हुकूमत के पास वक्त है, मेजॉरिटी भी है, तो इस बिजली के बिल को सिंप्लीफाई करें, इसमें से जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं उनको निकालें, उससे भी 10 से 15% का रिलीफ जो है पाकिस्तान की आवाम को मिल सकता है। जो एक्सट्रेनियस टैक्सेस हैं, जो जिस महकमे का टैक्स है वो खुद वसूल करे, बिजली का बिल क्यों उसका जो है वो व्हीकल बने। और दूसरा ये है कि ये जो इसमें मैंने कहा कि इस मामले में इबलाग की अनवार साहब वाजे और क्लियर कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत है, क्योंकि बिजली का बिल जो है वो हम सब के लिए एक माहाना अजाब बना हुआ है और उसको कम से कम समझने के लिए, उसकी दुरुस्त जो तनाजुर में उसको देखने के लिए, बस अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर आपका बिल जो है वो अगर मेरा 200 यूनिट तक एक महीने का या सर्दियों में बिल आ जाता है तो मुझे भी प्रोटेक्टेड का टैरिफ लगना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो लोग प्रोटेक्टेड में शामिल नहीं है। तो उन सबको समझाने के लिए कि ये सब पेचीदगियां इसके अंदर सिस्टम है, लेकिन जो लार्ज स्केल हमें बेहतरी चाहिए वो तभी होगी कि सिस्टम में फौरी तौर पे दिन के वक्त सोलर आना शुरू होगा। जितना ज्यादा सोलर आएगा हम अपनी महंगी बिजली को कम करेंगे और फिर बिजली की जो औसत कीमत है जो कंज्यूमर को देनी पड़ती है वो वक्त के साथ कम होना शुरू होगी। लेकिन इसका एक मेजर पुश जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और मोहतरम वजीर साहब बड़े काबिल और मेहनती आदमी है,
उनको जरूरी है कि वो आकत करें इसको। मैं शहबाज सिर्फ एक वर्ड ऐड करना चाह रही हूँ। 10% की जो बात मैंने की थी, 15 मिलियन टोटल लोग हैं, 22 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग हैं जो 200 के अंदर आते हैं, 200 के नीचे आते हैं, उसमें 1.5 करोड़, उसमें से भी 50% वो हैं जो प्रोटेक्टेड की लिस्ट में नहीं आते हैं, उससे ज्यादा उनको बिल लग रहा होता है। ओके, ये शहबाज, numbers आ गए। कादिर साहब से मैं इस पे रुकते पे लेके फिर आपकी इकोनॉमी का आर्गूमेंट लूंगा, प्लीज स्टे विद मी। कादिर मंदुखेल साहब, सर आप इस हवाले से बताइएगा, जो बात सामने आई, जो आपने कहा कि बिजली के बिल को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाएगा, खुर्रम साहब ने बताया कि डैम्स बनने चाहिए और शमसी तवानाई के बड़े प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए, और इसी तरह जो IPPs हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल ना हो। तो क्या कहेंगे कादिर मंदुखेल साहब, आप भी कुछ सजेस्ट करेंगे कैसे बिजली की, क्योंकि आप भी एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है ना, काबीना का हिस्सा नहीं लेकिन ट्रेजरी बेंचेस में मौजूद हैं, तो आप लोग भी सजेस्ट करें क्या और तरीक़ेकार हो सकता है कि बिजली के बिल को में कमी लाई जा सके। मंदुखेल साहब थोड़ा ऊंचा बोलिएगा सर, काइंडली। का हिस्सा नहीं है, हुकूमत जरूर करते हैं, हुकूमत का हिस्सा कोई नहीं है, पहली बात आप क्लियर समझ लें। बजट पे वोट दिया ना आपने, तो हुकूमत का हिस्सा ही हुए ना सर। खुर्रम साहब की बात से खुर्रम साहब की बात से तो मुझे मजीद मायूसी हुई है। वो चाहते हैं कि 2-3 साल हुकूमत को मिल, वो डैम ये डैम वो डैम। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल ऐलान किया कि 3 महीने के अंदर 28,000 ट्यूबवेल को सोलर दिया जाएगा, तो 3 महीने के अंदर कैसे देंगे? अभी तो खुर्रम साहब बता रहे जमीन एलोकेट कर दी, फिर प्लांट लगेगा, फिर बनेगा, फिर लोगों में तक। वो सर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की आप बात करें मंदुखेल साहब, वो 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सुन ले सर। दूसरी बात ये देखिए, मैं बिजली का एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुर्रम साहब को ज्यादा पता है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त मुल्क में 2 इशू है। सबसे पहले इशू तो बिजली का था, बिजली मिल नहीं रही है। पिछले महीने से अब ये इशू आ गया है कि भाई बिजली होगा तो क्या करेंगे इस महंगी बिजली। 70 रुपए तक यूनिट बिक रही है, डाउन की रिपोर्ट है, अभी पढ़ ले आप, ठीक है ना? जी। तो आप मुझे बता कि जब 70 रुपए बिजली में देंगे तो वो जो 10 डैम और भी खुल जाए तो क्या फायदा है ऐसी बिजली का? तो लोग तो इसे बेहतर है ही वो। लेकिन उसके लिए मेरी एक तजवीज है, मैं दोबारा कहूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ बिजली का। आपके पास बराबर में चाइना है, आप ये सोलर का कर सकते हैं, आप बॉर्डर खोल दे, ज्यादा तादाद में कर दे, किसी को आप दे सकोगे तो ठीक है, नहीं सकोगे तो खुद लोग लगा ले। आप पता है नहीं, आप कौन सा बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं? मैं चाइना की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब जब सोलर के जो है आम आदमी ले भी नहीं सकते हैं। मैंने जब ये मेरे ऑफिस 2 करोड़ का मैंने जब हिसाब लिया है तो 12 से 15 लाख रुपए उसने एस्टिमेट दिए है। अच्छा। आप मुझे बताओ, आप 12 से 15 लाख रुपए हर आदमी तो नहीं खर्च कर सकता है। ठीक तो है, आप सही बात है, जो आप दे सकते हो ठीक हो, जो नहीं दे सको सस्ता तो खरीद लेंगे। लेकिन ये बिजली का खपत इस मुल्क में अब कोई हुकूमत कोई नहीं पूरा कर सकती। उसकी वैसे एक और राय है मंदुखेल साहब आपके सामने रखता हूं, जो डिस्कोज है, चूंकि आप लोड शेडिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्यों ना ये बेहतर हो कि सूबाई हुकूमतें ले लें विफाक से। आप लोग के इलेक्ट्रिक के हवाले से शाकी 174 अरब रुपए आपने कहा उसको दिए गए हैं, लेकिन वहां तो बहुत सी लोड शेडिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI वाले पेस्को से बहुत वो हैं, आपने कोयटा की बात की, केस्को है। आप मुझे बता दो, खुर्रम साहब भी आए होंगे कराची इस जमाने में, आप भी आएंगे। यहाँ वफाकी हुकूमत का एक गेस्ट हाउस है जिसको कसरेनाज कहते हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते गया था वहां कसरेनाज में, तो पुरानी बिल्डिंग है, उसकी बिजली कटी हुई थी। भाई क्यों? ये मैं आपको का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस का कराची की बात तो कसरेनाज जिसका नाम है। जी। नई बिल्डिंग है, उसमें बिजली थी। पुरानी वाली बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है उसमें बिजली इनकी कटी हुई थी। तो आप मुझे बता दो कि 170 अरब रुपए आप लोगों के लिए दे रहे हो, क्योंकि मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था, मैंने के इलेक्ट्रिक को बड़ा खींचा। अच्छा। वो सेक्रेटरी ऑफ पावर ने बताया कि बाबा लेने इनका एग्रीमेंट कब का एक्सपायर हो चुका, और इतने ये धड़ल्ले से जवाब देता, न किसी वजीर का परवाह करता है, न किसी चीफ मिनिस्टर का परवाह करता है। जिन हुकूमत के वजीरों ने बड़ा कोशिश की है, यानी जो है उन्होंने झूठे कर दिए, वही लोड शेडिंग पर हमने ये रिक्वेस्ट की। अभी हम तो इस रिक्वेस्ट पे कि खुदा का वास्ता आप लोड शेडिंग करें, पूरे दिन करें, रात में तो ना करे, कम गरीब लोग रात को जी सही बात है, जो टाइमिंग्स है लोड शेडिंग। तो मैं जो इसका वायदा लिए क्या सोलर पैनल चाइना से। जी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ करें। सर नुक्ता आ गया था, मैं चाहूंगा शहबाज साहब बजट के हवाले से आप कमेंट करना चाह रहे थे, बजट पे जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका वो बिल्कुल मेन फोटे है। शहबाज राना साहब, फिर किरण मैं आपके पास आता हूं।
جی انوار صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ اگلے سال اکٹھے کیے 100 ارب روپے کا بتایا جی 100 ارب روپے کا ان کا ایسٹیمیٹ ہے. دیکھیے حکومت نے کچھ جو ٹیکس ریٹس ہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز کے وہ انہوں نے انکریز کیا جو جائیداد کی خرید اور فروخت ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی لگا دی ہے گھروں کی فروخت کے اوپر, پھر گھروں کے اوپر بھی کچھ ٹیکسز لگا دیے ہیں. یہ اس طرح کے جو میئرز ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل اور ڈیوریبل آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. اچھا مطلب میں بڑا فرینکلی آپ کو کہہ رہا ہوں انوار صاحب کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ گھر کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی. خرم تصویر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گھر کے اوپر کس طرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگ سکتی ہے پلاٹ کے اوپر. مطلب ایکسائز ڈیوٹی آپ اس چیز کے اوپر لگاتے ہو جہاں پہ آپ کے سیلز اینڈ کلیکشن کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کسی چیز کے استعمال کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہو, جیسے سگریٹس کے اوپر آپ لگاتے ہو, بیوریجز کے اوپر لگاتے ہو. انہوں نے ایئر ٹکٹس کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, آپ گھروں کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانا شروع کر دیں. دوسرا جو ان کا معیار ہے تقریباً 30 ارب روپے کا ہے جو پراپرٹی کی ویلیویشنز ہیں. مطلب اس وقت مارکیٹ کے اندر 3 ریٹس ہیں انوار صاحب. ایک وہ جس کے اوپر آپ گھر خریدتے ہیں, ایک وہ ریٹ ہے جس کے اوپر آپ ایف بی آر کو ٹیکس دیتے ہیں, اور ایک وہ تیسرا ریٹ ہے جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے جس میں صوبائی حکومت ٹیکس لیتی ہے اور آپ اپنی پراپرٹی رجسٹر کراتی ہے. جی یہ پرائم منسٹر صاحب 100 ارب کہہ لیں یہ 200 ارب کہہ لیں, یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. اس کا ایک سمپل اور آسان حل ہے, وہ یہ کہ آپ مارکیٹ ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے. یہ ڈی سی ریٹ, ڈپٹی کلیکٹر ریٹ یا ایف بی آر ویلیویشن ریٹ, دیز آر نتھنگ. یہ مارکیٹ کے اندر ڈسٹارشنز ہیں. اگر میں نے 100 کروڑ کا گھر لیا ہے تو ایف بی آر کے ریٹ کے اوپر اس کو میں کرواؤں گا 70 کروڑ روپے پہ, اور پروونشل ریٹ کے اوپر اس کو میں کرواؤں گا رجسٹر 50 کروڑ روپے کے. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں جو 70 کروڑ اور 100 کروڑ کے درمیان گیپ ہے وہ بلیک منی جو مجھے ریاست مجبور کر رہی ہے وہ بلیک منی رکھنا. ٹھیک. تو اس کا سمپل اور پائیدار حل یہ ہے کہ آپ یہ ریٹ ختم کریں, اور ریٹ ختم کرنے یہ جو ویلیویشن ڈفرینٹ ریٹس ہیں آپ ایک ریٹ رکھیں, فیئر مارکیٹ ویلیو ریٹ, جس پہ جتنے کی چیز بیچی ہے اس کا 4% بھی نہ لیں, 6% بھی نہ لیں, اس کا 1% لے لیں. جو ٹیکس پیئر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا 1% ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے لوگ خود نیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ٹیکس چوری نہیں کریں گے, پراپرٹی کو انڈر ڈکلیئر اس کی ویلیو کو نہیں کریں گے. ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ 70% کے اوپر 4% ریٹ لے لیں تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے. حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے, اس حکومت کی بات نہیں, یہ بہت عرصے میں چلا رہا ہے, وہ مجبور کر کے. ایک اور جو ڈسٹورشن ہے انوار صاحب, جو لاسٹ بات اس کے اوپر کہ جہاں پہ یہ ٹیکس کے انہوں نے پراپرٹی ویلیوشن کے ریٹس بڑھائے یا ود ٹیکسز ریٹ بڑھائے, وہاں پہ انہوں نے نئی ایک ایگزمپشن بھی دی ہے جو جائیداد کی فروخت کے اوپر ہے. صرف ان کیسز میں جہاں پہ حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ہو یا کوئی اتھارٹی ہو, اس کی طرف سے جو پلاٹس یا کوئی ان کو ایسٹ الاٹ ہوگا سرونگ بیوروکریٹ کو, ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو, سرونگ آرم پرسنل کو, اور ریٹائرڈ جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو, یہ ایک آپ نے اگین ڈسٹورشن کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو 2 ایگزمپشن جس کو میں اور ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں جو سن بھی رہے وہ شاید وہ ڈیفینیٹلی سپورٹ کریں, وہ شہداء کی ایگزمپشن ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ آپ کے اگر غازی ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کے لیے انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ہے ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ نے سیلڈ کلاس کے اوپر بے تحاشا بوجھ ڈال دیا, نان سیلڈ کلاس کے اوپر بے تحاشا بوجھ ڈال دیا, بچے کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا, آپ نے ہر پیکج ملک کے اوپر ٹیکس لگایا, سیمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آج سیمنٹ کی بوری 200 روپے اس لیے مہنگی ہے کہ اس کے اوپر 4 روپے فی کلو اس کے اوپر لگا ہوا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اگین. تو اس طرح کی جو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں اور پھر اس طرح کی جو ایگزمپشنز دی جاتی ہیں وہ معاشرے کے اندر ایک بے چینی کی یہ اہم نکتہ ہے. شہباز میں یہ اہم نکتہ ہے, میں چاہوں گا کرن کا بھی پوائنٹ لے لیں اور پھر میں خرم صاحب سے جواب لوں گا. یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. کل میں نے ویسے علی پرویز ملک صاحب سے سوال اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو چوتھی جو آپ نے بات کی ہے ان کا ویسے لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے, انہوں نے بار کے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا, لیکن میں خرم صاحب سے جواب لوں گا. کرن, آصف علی زرداری صاحب نے آج ایگرو فارمنگ کی بھی بات کی ہے اور ان کا پاکستان کا مستقبل ایگرو فارمنگ میں ہے, اور کچھ دوست جو ہیں وہ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ان اے وے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو انہوں نے ڈسٹورشنز کی بات کی, اس پہ کیا کہیں گے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے؟ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے بات ہوئی ہے اور زرداری صاحب کی طرف سے بات ہوئی ہے تو اس میں کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ پھر اس کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں مندو خیل صاحب کو سنتی ہوں, یا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کو سنتی ہوں کہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر وہ تکلیف ہے پاکستان کی عوام کے لیے. لیکن پھر میں بہت حیران بھی ہوتی ہوں کہ جب بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کی لائی ہوئی ترمیمیں تھیں جو کہ قبول کروا لی گئیں, منظور کروا لی گئیں, اور اس کے بعد جو عوام کا درد تھا وہ تو صرف اسپیچز کی حد تک رہا. پھر مجھے اس تکلیف کا بھی بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جب میاں صاحب لندن میں تھے اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی جب 2 روپے 4 روپے 6 روپے 8 روپے بڑھا کرتے تھے
पेट्रोल के ऊपर बढ़ा करते थे या बिजली के ऊपर बढ़ा करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है मियाँ साहब को अल्लाह ताला रोबो सेहत करे, मुकम्मल सेहत दे, लेकिन शायद कैबिनेट के लोग उनको बताते नहीं होंगे कि हम इतने इतने टैक्सेस लगा रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी तबीयत के ऊपर ये गिरा ना गुजरे, इसी वजह से शायद उनको बताया नहीं जाता होगा। वज़ीर आज़म साहब, आप सदर साहब की बात करें, मैं आती हूँ उस पर। वज़ीर आज़म साहब आज एक और भी बात कर रहे थे कि 70 साल से ये करप्शन चलती आ रही है, अब हम इसको नहीं होने देंगे। तो सर प्रॉब्लम ये है कि 15 करोड़ हुई, 20 करोड़ हुई, 25 करोड़ हुई, हमारी तो आबादी बढ़ी है, लेकिन असेंबली के अंदर तो आप ही लोग हैं, रिपीट हो के आप ही आ रहे हैं। तो बजाय इसके कि हमें ये बार बार बताया जाए, हमें तो मालूम है हमारी तो सिर्फ आबादी बढ़ी है, लेकिन असेंबली के अंदर तो लोग वही मौजूद है ना। बजाय इसके सही करने के, शहबाज राना साहब जो बात कर रहे हैं, उनको जिस बात की तकलीफ पहुंच रही है बहैसियत एक आम इंसान, एक आम सारिफ या मुझे या किसी भी इंसान को, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर आप चाहे जितने चाहे टैक्स लगा दें, नो इशू, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड तो हो, उसका कोई फायदा तो हो, उसका कोई इम्पैक्ट तो हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद हम रोते धोते हैं, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद हमें मजीद टैक्स ये बताकर लगा दिया जाता है कि मुल्क शायद दिवालिये की तरफ जा रहा था, मुल्क शायद बर्बाद होने वाला था, उसको हमने रोक लिया, इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए। जरदारी साहब की बात जहां तक उन्होंने की, आज वैसे उन्होंने हमारे लिए भी बड़ी बात की है, मीडिया आजादी सहाफत के। सर मैं इस सवाल के ऊपर और इस बात के ऊपर बड़ी कंफ्यूज होती हूँ कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ग्रुपिंग कहाँ पर है और कौन लोग हैं किसके साइड पर हैं। जो अगर आपके हक में बात करता है तो वो आई थिंक आजाद सहाफी है, और जो आपके हक में बात नहीं करता वो एक ग्रुपिंग के ये डिबेटेबल इशू है। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर जरा जवाब दे दीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से आपकी क्या राय है, और जो डिस्टॉर्शंस की शहबाज राना साहब ने बात की है, आप समझते हैं उसे खत्म हो जाना चाहिए, बिलखसूस उनका एक रेट हो, उसका एडवांटेज होगा? प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के हवाले से बात कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड। अनवर साहब, बड़े इख्तिसार से जो असल इशू है, दो मामला है। पहला तो ये है कि जो तमाम हम पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जिन महकमों ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, उनकी इस्तेदाद तो जंग आलूद हो चुकी है। अच्छा, जंग आलूद, अच्छा, और बदनीयती भी है। तो लिहाजा हर पॉलिसी जब हम बना रहे हैं या इस्लामाबाद में बैठ के बना रहे हैं, उसको जहन में रखना चाहिए कि जब तक वो पॉलिसी बहुत सादा और शफाफ नहीं होगी, हुकूमती इदारों में वो इस्तेदाद नहीं है कि उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। नंबर वन। ओके। नंबर टू इशू ये है कि ये बजट भी क्योंकि एक बड़ी उजलत में एक खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अब लार्ज स्केल रिफॉर्म की जरूरत है बड़ी सा, और उसके लिए जो हमारे रूटीन के अफसरशाही के बजट हैं वो बहुत ही नाकाफी हो गए हैं। तो उसके लिए कुछ जहन की जो तख्लीकी सलाहियत है पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने की, जिसके अंदर जिस तरह आज सदर साहब ने बात की, पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसको मैसिवली मॉडर्नाइज होना है, उसके हर हिस्से को मॉडर्नाइज होना है, उसके बगैर पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा। और ये जो हमें जो मईशत है, अब हम चूंकि IMF को ज़हन में रख के बजट बनाया जाता है, मईशत को जिस किस्म की मैसिव लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन की जरूरत है, मेरी ये तवक्को है कि मैंने शायद पहले भी कहा आपके प्रोग्राम में कि 1 जुलाई से ही वजीर खजाना अगले साल का बजट बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो सारे स्टेप्स हैं टैक्सेशन के, जिसमें लोगों को इतराज है कि जी वो सुपर टैक्स लग गया, 1 करोड़ से ज्यादा जो जिनकी आमदनी है सालाना, उनके ऊपर बड़ी ज्यादती हो गई। द इशू इज कि बहरहाल कहीं ना कहीं तो टैक्स लगने हैं, और इस दफा को कम से कम आगाज किया गया कि रियल एस्टेट को नेट में लेकर आना है। इस पर हमेशा बहस होगी कि ये तरीका दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल एक आगाज किया है। लेकिन असल है कि लार्ज स्केल हमें रिफॉर्म्स की तरफ इमेजिनेशन की जरूरत है कि हमने इसको रिकंसीव करना है कि अपनी इकोनॉमी को किस तरह चलाएं। वो बगैर डीरेगुलेशन के और बगैर लिबरलाइजेशन के ये काम नहीं होगा, क्योंकि असल देखिए हम सब बजट की बहस कर रहे हैं, टैक्सों की बहस कर रहे हैं, असल मकसद मुईशत को चलाने का नया रोजगार पैदा करना है पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए। सर बहुत उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आते इस मुल्क में, डोमेस्टिक और फॉरेन। वो मकसद होना चाहिए, अभी हम उस मकसद से दूर हैं।
پوائنٹ ٹیکن سر. وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. میں ضرور قادر مندوخیل صاحب سے ضرور اٹھا تھا جو کرن ناز صاحب نے اٹھایا, لیکن وقت کی تنگی آڑے ہے. 70 سال ہو گئے, پھر ہاں یہ بھی کرنا پڑے گا, اور انہوں نے کہا کہ میسو ریفارمز کی ضرورت ہے. کرن ناز صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم دستگیر صاحب, شہباز رانا صاحب, قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی, پرمغز گفتگو تھی. فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سوچتے کہ پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.